अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सना ज़हीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम चुप बातें सना के साथ। आप देखते होंगे अक्सर एंकर्स बैठे हुए हैं या फिर ड्रामे में लोग नज़र आ रहे होते हैं, कितने खूबसूरत नज़र आ रहे होते हैं, क्या खूबसूरत सेट है, क्या खूबसूरत बोलते हैं, क्या खूबसूरत जो है अंदाज़े बयां हैं। स्क्रीन पे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा होता है, मगर आप जानते हैं कि पसे पर्दा क्या मेहनत होती है, किस तरह से भागदौड़ होती है, वो क्या राज होते हैं जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आते। हम उसी हवाले से बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ जो मोअज़्ज़िज़ गेस्ट मौजूद हैं, प्रोडक्शन के हवाले से, आउटडोर शूट और इंडोर शूट के हवाले से, एंकर्स के हवाले से और क्राइम सीन्स के हवाले से जो बातें हैं जो आम नाजरीन हमारे नहीं जानते, हम वो डिस्कस करेंगे। यकीनन आपके लिए एक बहुत ही दिलचस्प प्रोग्राम होगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा। हमारे साथ जो आज गेस्ट मौजूद हैं वो हैं मोहम्मद फैसल मुनीर साहब, जो कि कंटेंट राइटर हैं और प्रोड्यूसर हैं। सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करेंगे कि उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। थैंक यू मैम, आपका शुक्रिया। अच्छा, ये जो फील्ड है बड़ी ज़बरदस्त लगती है देखने में, चमक धमक जो है, ग्लो लग रहा होता है, लेकिन उसके जो पीछे की दुनिया है, प्रोडक्शन की दुनिया है, उसके बारे में बताइएगा सबसे पहले तो हमें। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि आप स्क्रीन पर जब शुएब अख्तर को दौड़ते हुए देखती हैं कि वो अगर 160 161 की स्पीड पर बॉल फेंक देते हैं, वो आपको लगता है कि वो अकेला शुएब अख्तर है। सही बात लेकिन है। उसके पीछे जो मेहनत होती है, जो टीम होती है, जो कि मुख्तलिफ सूरतों में उनके साथ मौजूद होती है, वो उनका प्रॉपर हाथ होता है। वो प्रॉपर उनको शुएब अख्तर बनाने में प्रॉपर तरीक़ाकार के इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह जो स्क्रीन पर एंकर्स आपको नज़र आते हैं, जैसे कि बहुत बड़े एंकर्स होंगे, आप और नहीं तो हामिद मीर साहब की मिसाल ले लें, मियाँ इमरान रशीद साहब की मिसाल ले लें, और इकरारुल हसन साहब की मिसाल ले लें, तो ये सब लोग अकेले नहीं होते हैं। सही बात इनके है। पीछे प्रॉपर एक टीम होती है, प्रोड्यूसर्स होते हैं और कैमरामैन। प्रोड्यूसर की जो टीम होती है ना, उसके अंदर सारे आते हैं। ये जो एंकर होते हैं, ये भी प्रोड्यूसर की टीम का हिस्सा होते हैं। लेकिन आजकल ये गलत फहमी हो चुकी है कि जो एंकर की है उसकी टीम में प्रोड्यूसर होते हैं। सही, यानी लोगों की एक गलत फहमी है। अच्छा, इसकी तरफ हम आगे चल के बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो अभी एक रीसेंट वाक़या हुआ है कहना का, उसमें जो है लोग कह रहे हैं कि जो रिपोर्टर्स हैं, हर कोई यूट्यूबर्स आके सवालात पूछ रहे होते हैं बग़ैर जो है वो हालात को देखे हुए, नज़ाकत को देखे हुए। जैसे कि क्वेश्चन किया गया एक मदर से कि जो है बच्चों को क्या बनाना चाहती थी, एक बच्चे जो उसकी दुनिया से चले गए जिसके लिए वो मेहनत कर रही थी, उस मदर से ये सवाल करना, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मुझे तकरीबन कोई 10 से 12 साल हो गए हैं क्राइम शोज़ करते हुए। हमारा अलमिया ये है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं या जो प्रोडक्शन टीम होती है, वो भी आंसू बेच रही होती है। सही, ठीक है। जो लोग हैं वो भी आंसू देखना चाहते हैं। वहाँ पर आप कोई अगर नॉर्मल सी बात करें ना, तो लोग नहीं सुनते हैं। सही बात है। कहते हैं ना, कोराम मचाना पड़ता है। तो इसी तरह है। अब जो अलमिया है कि डिजिटल मीडिया का बहुत ज़्यादा माहौल चल रहा है, और हर बंदा जिसके पास एक अच्छे वाला मोबाइल है, कैमरा भी नहीं, अच्छा मोबाइल है, वो यूट्यूबर बनकर किसी से भी कोई भी सवाल कर लेता है। सही बात है। अभी आपने जिस तरह कहा कि वो सवाल पूछा उसने कि बच्चे को क्या बड़े होकर बनाना है, इससे आप मुझे एक सिंपल सी बात बताएं कि वो उस सवाल से निकालना क्या चाह रहा है। क्या उससे मुआशरे की भलाई है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। और इसी तरह ये लोग ये सिर्फ डिजिटल मीडिया के नहीं, कुछ एंकर्स भी इस तरह करते हैं कि रुलाने, जो आपके पास मुतासरा शख्स है या मुतासरा औरत है, उसको रुलाते हैं। सही बात है। और फिर हम खुद भी किसी हद तक करते रहे हैं ये कि जब कोई रो रहा है तो हम कहते थे कि कैमरामैन कहते यार इसकी आंखों को जूम करो। सही बात है। वही चीज़ हम फिर मोन्टाज का हिस्सा बनाते थे, हाईलाइट का हिस्सा बनाते थे, क्योंकि लोग देखना ही ये चाहते हैं। इसमें अकेला एक डिजिटल जो जर्नलिस्ट आप कह लें, उसकी गलती नहीं है। इसमें जो मुआशरा है उसकी भी गलती है। हम मिनहसल कौम तसव्वुर ही नहीं करते कि कोई खुशी हमें देखने को नसीब हो। सही बात है। यानी इसमें जो है ज़्यादातर कसूर यही है कि हमने आंसू बेचते हैं, लेकिन इस दफ़ा लोगों की जो है काफ़ी कंसर्न आए, यानी लोग अब थोड़े से जो है बाशऊर होते जा रहे हैं। अच्छा, हम यही प्रोड्यूसर के हवाले से बात कर रहे हैं कि ये जो उनकी जो मेहनत होती है, जो उनकी लगन होती है, तो उनकी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी जो होती है, वो मुश्किलात होती हैं, वो क्या होती हैं?
अच्छा, सबसे पहले तो ना जो आजकल चैनल्स हैं, मैं 3-4 चैनल्स में एज ए प्रोड्यूसर काम कर चुका हूँ। सही। चैनल्स में जो प्रोड्यूसर को अहमियत इंटरव्यूज़ के वक्त दी जाती है ना, वो इंटरव्यू के बाद एंड तक नहीं मिलती। सही। इंटरव्यू में तो आपको कहते हैं कि यार आपके पास ये टीम है, ये एंकर है, और जब आप शूट पे जाएंगे तो जितने मर्जी आप कैमरे लेके जा सकते हैं, कैमरामैन लेके जा सकते हैं, एडिटर आपको अच्छा मिलेगा, लेकिन जब इंटरव्यू आपका क्लियर हो जाता है, आप कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देते हैं, उसके बाद वो सारी चीज़ें गायब हो जाती हैं। फिर कहते हैं ये एंकर है, इसकी बात आपने माननी है। यानी प्रोड्यूसर को एंकर की बात माननी है। हाँ, प्रोड्यूसर को एंकर की बात माननी है। और वो वजह ये होती है कि जो स्क्रीन के सामने जो बंदा आ रहा है ना, स्क्रीन पे जो सामने नज़र आ रहा है, वो समझता है कि शायद मैं ही सब कुछ हूँ। अगर मैं प्रोग्राम नहीं करूँगा तो प्रोड्यूसर भी गया, कैमरामैन भी गए, सारा कुछ, सारी टीम दोनों से फारिग हो जाएगी। हालांकि ऐसा होता नहीं। सही सही। तो ये मुश्किलात आप यूँ समझ लें कि सबसे पहली मुश्किल हमें ये आती है कि हमने स्टोरी खुद ढूंढनी होती है। सही। ठीक है, स्टोरी ढूंढकर हम फिर उसके ऊपर वर्कअप करते हैं कि ये स्टोरी, इसके ऊपर हमें क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। सही सही। लेकिन मामला ये होता है कि जब हम स्टोरी ढूंढ रहे होते हैं, स्टोरी जिस वक्त हम तलाश कर रहे होते हैं, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि यार ये लोग देखेंगे या नहीं देखेंगे। हम सिर्फ लोगों के बारे में सोच रहे हैं। हम लोगों के बारे में सोच रहे होते हैं। हालांकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सही बात है। होना ये चाहिए कि जो मैं चीज़ दिखा रहा हूँ, चाहे वो बोरिंग भी है, लेकिन क्या उसमें कोई इस्लाह का पहलू है माशरे के लिए या नहीं। सही सही। उसके बाद जब हम स्टोरी डिसाइड कर लेते हैं, फिर हमें गेस्ट चाहिए होते हैं जो उसके ऊपर बात कर सकें, चाहे वो लोगों की सूरत में हो, आम पब्लिक हो, या फिर कोई स्पेशल ओपिनियन लीडर हो जिससे जो कि अपना ओपिनियन दे सके। फिर उसके अलावा इंडोर आउटडोर डिसाइड कर देंगे, या आउटडोर अच्छा प्रोग्राम रहेगा या इंडोर इसको करना चाहिए। सही फिर सही। ऑन द स्पॉट जब हम जाते हैं, जो चीज़ें हम सोच कर जाते हैं वो 95% चेंज हो जाती हैं बाहर जाके ना। बाहर जाकर। सही। आप जो प्लान करके जा रहे होते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जब आप कैमरास वगैरह सेट करते हैं, क्राइम शोज़ मैंने ज़्यादा किए हैं, तो क्राइम शोज़ में ये इशू होता है कि जब आप विक्टिम के पास जाते हैं ना, यानी कि जो लुहाईकीन है या फिर जो मुतासरा शख्स है, वो अक्सर औक़ात बात ही नहीं करना चाह रहा होता। फ़ोन पे तो आपको कह देते हैं कि ठीक है आप आ जाएं, हम प्रोग्राम कर लेते हैं, लेकिन उनसे बात हो नहीं पा रही होती और वो करना नहीं, कैमरा शाय होते हैं। सही बात है। अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठाते। वही जो विक्टिम है, अगर उसको किसी दोस्त वगैरह या किसी रिश्तेदार की वजह से बुलाया जाए या उसको कहा जाए कि मौक़िफ़ दो, तो वो देता है, लेकिन अपनी दफ़ा सारे शर्मा जाते हैं। यहाँ पे बाज़ औक़ात हमें इशू आता है कि ना अब करें क्या। जिसके लिए हम आए हैं, जिसके लिए आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, वही बात नहीं करना चाह रहा, तो हम किस तरह प्रोग्राम को करें। आप एक स्टोरी करके आए हैं और वो आपको मना कर दी गई है अपने जो इदारे के बड़े हैं उन लोगों की तरफ से, लेकिन वही स्टोरी कुछ ही दिनों के बाद कोई और एंकर कर लेता है और वो ऑन एयर कर देता है। सही। ठीक है ना। अब यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं। अंदर की बात आपको बताता हूँ। एक तो जो स्टोरी रुकी है उसके ऊपर सिफारिश के साथ पैसा भी चलता है। सही। ठीक है। और उसके अलावा जब कुछ एंकर्स बाज़ औक़ात स्टोरी करके आते हैं, स्टोरी करने के बाद आकर किसी भी वजह से कहते हैं जी ये प्रोग्राम आपने नहीं चलाना। सही। ठीक है। वो वजह क्या होती है, एंकर को कॉल आ जाती है दफ्तर वालों की तरफ से नहीं, उस बंदे की तरफ से जिसके खिलाफ ये प्रोग्राम करके आए हैं। सही। कि भाईजान ਤੁਹਾਡੇ घर के बाहर होंडा सिटी नवी खड़ी हुई है, सही। प्रोग्राम ना चलाना बस। कुछ लोग मान लेते हैं, लेकिन जिन एंकर के साथ मैंने काम किया है, जैसे कि मियां इमरान रशीद साहब हो गए, सलमान कैसी साहब हो गए, नूरुल हसन साहब हो गए, उसके अलावा कुछ फीमेल एंकर्स के साथ भी मैंने काम किया, मॉर्निंग शोज़ किए, उनमें ये ऐब नहीं पाया गया। सही सही। लेकिन आजकल जो स्पेशली डिजिटल जो दौर चल रहा है ना, उसके अंदर जो नए एंकर्स आ रहे हैं ना, वो ये काम कर रहे हैं। यानी पूरा जो है वो जो है ले रहे हैं सारा कुछ, और वो स्टोरी भी नहीं चला रहे हैं। वो सहाफ़त के अंदर जो एक वो कहते हैं ना कि डार्क साइड है, जिसको लिफाफा भी कह सकते हैं हम। ठीक है। या फिर उसके अलावा उसको कोई और नाम दे लें, तो वो है मौजूद, जिसको ब्लैकमेलिंग भी कह सकते हैं आप। सही सही। वो मौजूद है, लेकिन जो लोग स्क्रीन पर कामयाब नज़र आते हैं ना आपको, ज़्यादातर
जो बड़े एंकर्स बनते हैं वो इस तरह काम नहीं करते, लेकिन ये है, इसमें मौजूद है, इस जो एरिया है ना इसके अंदर ये चीज़ें मौजूद ज़रूर। अच्छा, आपने कहा जो बड़े एंकर्स होते हैं वो इस तरह के काम नहीं करते, लेकिन आपने बहुत सारे एंकर्स के साथ भी काम किया, चैनल्स में काम किया है। जो एंकर्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, जो स्क्रीन पे नज़र आ रहे होते हैं, क्या उनकी शख्सियत भी वैसे ही होती है, उनके लाइफ स्टाइल भी ऐसे ही होती हैं, वो चीज़ें भी वैसी ही होती हैं? अच्छा, ये बाय चांस कह लें या कुदरत की तरफ से कह लें कि मैंने जिन एंकर्स के साथ काम किया, जैसे कि मैं सबसे पहले आपको मियाँ इमरान रशीद साहब की मिसाल देता हूँ। मियाँ इमरान रशीद साहब आप आजकल पूरा पाकिस्तान उनको जानता है और आउट ऑफ कंट्री भी बहुत सारे लोग उनको जानते हैं और एक बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है उनकी। मैंने उनके साथ स्टार्ट में कोई 1.5 साल का अरसा काम किया और सबसे मशहूर हमारा जो प्रोग्राम हुआ था उसमें मैं प्रोड्यूसर था, जो हमें पुलिस वालों से हमें शराब पकड़ी थी जाकर। पुलिस वाले यूनिफॉर्म में मुख्तलिफ होटल से, लाहौर के 4 होटल्स हैं जहाँ पर शराब बेची जाती है, जहाँ पर लाइसेंस उनको मिला हुआ कि आप शराब बेच सकते हैं। सही, ठीक है। वहाँ पर यूनिफॉर्म में आते थे और मुस्लिम होते हुए शराब लेकर अपने अफसरों को या अपने लिए या अपने जो भी मामला तो उन्होंने करने हैं उनको वो ले गए थे। तो वो प्रोग्राम भी हमने किया था। अच्छा, मियाँ इमरान रशीद साहब जो स्क्रीन पर नज़र आते हैं वो वैसे ही, मतलब बनावट नहीं है, बनावट नहीं है। अच्छा, ये चीज़ है कि फ़ीमेल एंकर्स हमारी बड़ी परेशान होती हैं इस फील्ड में आने में। कहा जाता है कि आपको प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स वगैरह को खुश करना पड़ेगा तभी आप इस फील्ड में आगे जा सकते हैं, जा सकती हैं। क्या कहेंगे इस हवाले से? प्रोड्यूसर्स को खुश तो आजकल इदारे नहीं कर पा रहे, क्या करें, तनख्वाह टाइम पे देते नहीं है। फीमेल एंकर से जो घर में बैठी हुई है, जो आपका इंतजार कर रही है, जो जिसने आपके बच्चे पालने हैं, वो आपसे खुश नहीं हो पा रही। सही बात है। तो ये एक मिथ है क्या? ये नहीं, ये मिथ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। जो प्रोड्यूसर है ना, जो समझ लें कि जो जर्नलिस्ट है, सही, जिसने टीवी चैनल्स के अंदर प्रोडक्शन करनी है, उसके पास कोई वर्थ नहीं है। सही, उसके पास इस चीज़ की कोई वर्थ नहीं है कि वो किसी को स्क्रीन पर ला सकता है। सही, यानी ये सिर्फ एक मिथ ही है जो ये इस जो फील्ड है ना, ये जो सहाफ़त की फील्ड है, इसके अंदर ये मिथ है। सही, ठीक है ना। मिथ प्रोड्यूसर्स की हद तक है, लेकिन और भी तो लोग हैं चैनल में, सही बात है, जो कि हैं, मौजूद हैं। जैसे कि मैं आपको एक इदारा है बड़ा मशहूर, उसका नाम नहीं लेता मैं, वहाँ पे जो फीमेल एंकर्स काम करती हैं, आज से 2-3 साल पहले की तक ये मौजूद था सारा सिलसिला। ठीक है। जिस एंकर ने फीमेल एंकर ने अपने मालिक की, चेयरमैन की बात नहीं माननी, उनको उन्होंने नौकरी से निकालना नहीं है, उनको उन्होंने नाइट शिफ्ट में फेंक देना। तकलीफ दे शिफ्ट है, नाइट शिफ्ट में तकलीफ दे भी, आपकी जो स्क्रीन वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाती है। रात के टाइम आपको कौन देखेगा? आप कहीं और आगे जाएंगी तो उन्होंने कहा आप तो रात का बुलेटिन करती रही हैं, तो ये तो बिल्कुल ज़ीरो हो गया, आपका कोई चीज़ ही नहीं है, वो मामला ही नहीं है। सही। क्राइम के हवाले से आपने काफ़ी काम किया, आजकल आप इस पे वर्किंग कर रहे हैं या नहीं? क्राइम के हवाले से मैं नहीं कर रहा। उसकी रीज़न एक ये है कि ये बहुत डिप्रेशन वाला काम है। सही, ये ईजी नहीं है जितना आप स्क्रीन पर देखते हैं। जिस तरह एक सेंसिटिव आदमी जो कि एक चीख को भी नहीं सुन सकता, कि आंसू नहीं देख सकता, उसको भी जब देखता है तो उसको आंसू आ जाते हैं, तो वो जब 10 साल इस फील्ड में रह लेता है तो उसके बाद एट द एंड उसने अपने असल की तरफ जाना ही होता है, उसने छोड़ना ही होता है उस फील्ड को। मेरे साथ भी यही हुआ। सही, कि मैं इस मामले में सेंसिटिव था, लेकिन शौक में शुरू कर ली चीज़ें, फिर वो चलती गई। लेकिन जब आप क्राइम शोज कर रहे होते हैं, जब आप क्राइम सीन पे जाते हैं, मुख्तलिफ लोगों से मिलते हैं जाकर, तो आप अंदर से रो रहे होते हैं कि हो क्या रहा है मेरे माशरे में। सही बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं, कराची और लाहौर की मार्केट में अभी तक क्यों डिफरेंस है? हालांकि जो है लाहौर में काफ़ी जाने माने एंकर्स हैं, टीम्स हैं, और उसके बावजूद जो है वो लाहौर में इतना ज़्यादा जो लेवल है कराची के बराबर क्यों नहीं है? उसकी सबसे मेन रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो हमारी नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है। सही, ठीक है। उर्दू बोलने वाले कराची में रहते हैं। ठीक है।
जब आप जो 10 मेन स्ट्रीम के चैनल हैं उसमें से 9 उर्दू ज़ुबान में है, सही, पंजाबी बंदा क्यों देखेगा? सही बात है। पंजाबी ज़ुबान जो है उसके अंदर अगर प्रोग्राम होगा पंजाब के अंदर तो फिर पंजाबी देखेंगे। सही बात है। हम प्रोग्राम करते थे सलमान कुरैशी के साथ, सही, क्राइम एंकर हैं वो अपने जो 80% प्रोग्राम्स हैं वो करते पंजाबी में थे। अच्छा। अभी भी वो पंजाबी में करते हैं। वो कहते हैं मुझे अपनी ज़ुबान से भी इश्क है और पंजाबी की व्यूवरशिप उर्दू से ज़्यादा है। सही सही। बाहर भी जो लोग पंजाबी बैठे हुए हैं सिख बहुत ज़्यादा देखते हैं फिर। अच्छा। तो ये इस तरह है मार्केट। हम इनको अगर हम कंपैरिजन करें ना तो मेन स्ट्रीम के लिहाज से कराची, डिजिटल के लिहाज से आजकल आप कह सकती हैं कि लाहौर में है, पंजाब। सही। अच्छा, ये जो सारे इतने सारे टिकटॉकर्स वगैरह जो आ गए हैं जिन्होंने काफ़ी जो ड्रामे जो क्रिएट करने की आप बात कर रहे हैं, आंसू ड्रामे, ये टिकटॉकर्स इतने सारे लेके आए हुए हैं, तो फिर लोग जो है सहाफ़ी क्यों देखें जो कि प्रॉपर पढ़ के आए हुए हैं? देखिए आपकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आप अभी भी अखबार पढ़ती होंगी। जी, पढ़ती हूँ। पढ़ती हैं, शौक़ से पढ़ती हैं जी। लेकिन बहुत सारे लोग नहीं पढ़ते और आपकी नज़र में यही होगा कि यार सिर्फ मैं अकेली अखबार पढ़ती हूँ और कोई नहीं पढ़ता। जो व्यूवर्स है ना वो डिफ्रेंशिएट करते हैं हर एंकर के साथ। हर एंकर की एक अपनी फॉलोइंग होती है। जिसने बहुत ज़्यादा सस्पेंस देखना है, ठीक है ना, वो एक एंकर को देखेगा। जिसने थोड़ा सा बैलेंस तज्जिया देखना है वो एक एंकर को देखेगा। जिसने फ़नी देखनी है चीज़ वो सजाद जानी जैसे लोगों को देख लेगा। तो इस तरह करके हर किसी की ऑडियंस अलग बनी हुई है। सही सही। तो इसके ऊपर हम वो बाकायदा नहीं हो कह सकते कि यार ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। सब कुछ हो रहा है और चल रहा है। सही। अच्छा, आप एज अ प्रोड्यूसर एंकर में कौन सी खुसूसियत देखते हैं कि ये होनी चाहिए? और आजकल जैसे माशरा चेंज होता जा रहा है, डिजिटल की तरफ जा रहा है, तो किस तरह के लोग आते हैं ऑडिशंस वगैरह के लिए और क्या चीज़ अभी भी मिसिंग है जिस पे वर्किंग होनी चाहिए? अच्छा, जब हम हायरिंग के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए चैनल्स में इश्तिहार देते हैं ना, ऐड देते हैं कि आ जाएं हमारे चैनल को ज्वाइन करें, तो 95% लोग कहते हैं हमें एंकर बनना है। सही। चाहे वो फीमेल हो या मेल हो। जो आजकल ग्रेजुएट हो रहा है ना यूनिवर्सिटी से, या ग्रेजुएट नहीं भी हो रहा, इंटर किया किसी ने, तो उसको जब चैनल के दरवाजे तक वो पहुंच जाता है तो वो कहता है मुझे एंकर बनवाएं, उसके अलावा हम कुछ ना बनाएं। जो लड़के हैं जो उसमें से कुछ प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं और कुछ जो लड़कियां जो एंकर बनते बनते फिर वो अपना घर बसा लेती हैं। सही, ठीक है, उनको एंकर तो उनके ऊपर इतनी मेहनत होती है फिर उसके बाद नहीं। असल में वो होता ही है कि वो जो फीमेल आती हैं एंकर बनने के लिए, वो फिर उनको एंकर तो कुछ लोग नहीं बना पाते, ठीक है ना, वो फिर उनके साथ शादियाँ कर देते हैं। कौन सी चीज़ें, जैसे जो बहुत मशहूर सहाफ़ी बने हैं, उसके अलावा उन्होंने कौन सी अपनी जो है चीज़ों पे वर्किंग की है कि वो इतना ज़्यादा लोगों के दरमियान स्टैंड करते हैं? मैं आपको बताता हूँ कि हम नूरुल हसन साहब एक्टर भी आएगा, आप जानती होंगी, उसके साथ हम प्रोग्राम करते थे, हम देखेंगे के नाम से आउटडोर प्रोग्राम्स हम तकरीबन पूरे पाकिस्तान में हम जाते थे, मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर करते थे प्रोग्राम। अब मैं एक जगह पे खड़ा हुआ हूँ, हमारे साथ एक सीनियर प्रोड्यूसर थे शाहिद साहब, वो मेरे बड़े भाइयों की तरह, वो भी साथ थे। तो नूर साहब कहते हैं कि सब खैरियत है, क्या वो परेशानी किसी की? हम कह रहे हैं सर जो आपका बैकग्राउंड है ना वो अच्छा नहीं आ रहा, सही, स्क्रीन के ऊपर अच्छा नहीं लगेगा। वो कहते हैं यार ये मेरी ज़ुबान है, ये मेरा चेहरा है, इसके पीछे मैं लोगों को जाने दूंगा तो वो पीछे देखेंगे ना। सही बात है। मुझे कंटेंट ही, मेरे कंटेंट पे मुझे ग्रिप है। मुझे लोग जब मुझे सुनेंगे तो लोग रुकेंगे। लोगों ने ये नहीं देखना यार नूरुल हसन के पीछे सीव्यू क्यों नहीं आ रहा। सही बात है, तो ये चीज़ भी होती है। प्रोड्यूसर पे हम आएंगे। अब प्रोड्यूसर की क्या खुसूसियत होनी चाहिए, क्योंकि आजकल फिर वही है कि प्रोड्यूसर की जो है अहमियत बहुत है, नए नए चैनल्स हैं, मुकाबला बहुत ज़्यादा है। प्रोड्यूसर को कहाँ से जो कंटेंट के हवाले से काम करना पड़ता है, किस तरह से वो वर्किंग करते हैं अपनी? अच्छा, प्रोड्यूसर के लिए भी सबसे मेन चीज़ कंटेंट है। जब आप कोई भी प्रोग्राम प्लान कर रहे होते हैं, आपको ये पता ही नहीं होता कि आपने ऑडियंस को दिखाना क्या है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। यानी कि आप ये प्रोग्राम जो शूट कर रहे हैं ये बच्चे के लिए कर रहे हैं, बड़े के लिए कर रहे हैं, ये सब के लिए कर रहे हैं। आपने ये उर्दू स्पीकिंग लोगों को दिखाना है, आपने पंजाबी लोगों को दिखाना है, या आपने गोरों को दिखाना है। जब तक आप सबसे पहले आप
प्रोग्राम का टॉपिक डिसाइड करते हैं, वो भी कंटेंट का एक हिस्सा है। सही। उसके बाद ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं, वो भी कंटेंट के ऊपर डिपेंड करती है। सही है। और उसके बाद जब आप प्रोग्राम शूट करते हैं, कैमरा चाहे हल्का फुल्का हिल रहा हो चल जाता है, एडिट पे मैनेज हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब आप एडिट पे आते हैं, आपको एडिटर की के साथ साइकिल मिलानी पड़ती है। आपको सेंस होनी चाहिए कि कहाँ पे कट लगना है, कहाँ पर कट नहीं लगना, कहाँ पर मैंने ये बात स्किप कर देनी है, इस बात को मैंने जो सबसे एंड पे रिकॉर्ड की है इसको मैंने सबसे पहले क्यों लेके जाना है। सही। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जो उसका फीडबैक होता है वो मैटर करता है। सीनियर्स जो हैं मीडिया में बैठे हुए, जो आपके जूनियर्स आते हैं, उनकी हेल्प करते हैं या नहीं? अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा अपना बता देता हूँ। मैं जिस दिन प्रोग्रामिंग में गया, प्रोग्रामिंग हम इसको कहते हैं ना डिपार्टमेंट को, तो शाहिद साहब ही थे, शायद महमूद उनका नाम है, अभी भी एक बड़ा चैनल है उसमें सीनियर प्रोड्यूसर है। सही। उन्होंने मुझे दूसरे दिन ही एडिट पे बिठा दिया। सही। यार ये प्रोग्राम हम करके आए हैं, ये कीज़ होती हैं एडिट करने की, इसको रफ कट करो इसका ना, यानी कि इसके अंदर जो डाटा आपने नहीं रखना वो साइड पे कर दो और बाकी एक प्रोग्राम की शक्ल दे दो, उसके बाद एडिटर इसको एडिट करेगा। सही। मुझे शौक भी था सीखने का, मैंने कीज़ पिक कर ली जल्दी और वो कर रहा हूँ। एक और हमारे समझ लें कि CEO लेवल के थे, बड़े मोहसिन हैं, अब तो खैर वो बड़ा अच्छा उनसे ताल्लुक़ है। उस वक्त उन्होंने मुझे शाहिद साहब को डांट दिया। सही। क्योंकि यार एक बंदा जो कि 20,000 रुपये सैलरी ले रहा है, वो तुम्हारा प्रोग्राम काटेगा। सही। मैं थोड़ा डिसहार्ट भी हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि कोई नहीं, बाय द टाइम चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तो कहने का मकसद ये है कि शाहिद साहब भी थे जिन्होंने मुझे एडिट पे बिठा दिया, यानी कि फौरी सीखने का उन्होंने मुझे मौका दिया, ठीक है ना। बाज़ वक़्त होता है ऐसे है कि मैं 16 जमातें यहाँ से पढ़ के गया हूँ, मास्टर्स कर गया हूँ, मुझे 6 महीने तो उन्होंने यही कहना, यार चाय ले आओ जाके, फलानी जगह से बर्गर ऑर्डर, टाइम वेस्ट नहीं किया। वैसे करते हैं लोग टाइम वेस्ट, और उन्हें जेलसी होती है कि ये हमारी जगह ना ले ले। हाँ, इनसिक्योर रहते हैं वो ना। और बहुत ज़्यादा लोग हैं इस तरह ना, समझ लें कि 70% हैं अच्छे लोग हैं, 30% इस तरह के लोग भी हैं जो कि पूरे माहौल को ख़राब करते हैं। सही। अच्छा फैसल मुनीर साहब, बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें पता लगी, ख़ास तौर पे आजकल की जो मीडिया के हवाले से, सहाफ़त के हवाले से। मैं चाहूँगी कि एंडिंग में आप हमारे जो नाजरीन हैं, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इस फील्ड में आना चाहते हैं, प्रोड्यूसर, एंकर या मीडिया हाउसेस ज्वाइन करना चाहते हैं, भले वो सहाफ़त हो या ड्रामा हो, क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको ना? मेरा पैगाम सबके लिए यही है जो भी इस फील्ड में आना चाहता है कि भाईजान, अगर तो इस फील्ड के अंदर आपने पैसा कमाने के लिए आना है तो भाईजान ना आए। अगर आपने पैसा कमाना है, सिर्फ पैसा ही कमाना है, तो टिकटॉक के ऊपर भी बेशुमार ऐसे तरीके हैं जिसके ऊपर बैठकर आप पैसा कमा सकते हैं और आपका चेहरा भी नज़र आता है। लेकिन इस फील्ड के अंदर अगर आपने आना है तो आप अपना कोई साइड बिजनेस लाजमी रखें और उसके अलावा आप इस फील्ड को ज्वाइन करें और फिर इजी होकर ये काम करें, ताकि आपके ऊपर ये प्रेशर ना हो कि भैया मुझे सैलरी नहीं मिली, मेरे ऊपर ये फाइनेंशियल प्रेशर है, ये चीज़ें हैं, ताकि आप इस फील्ड से दिल बर्दाश्त ना हो। तो उसके अलावा जो लोग नए आना चाह रहे हैं, जो ख़वातीन, जो लड़कियां आना चाह रही हैं इस फील्ड में को ज्वाइन करना चाह रही हैं, उनको ये पैगाम है कि इस फील्ड में आकर आप अपनी मेहनत के सर के ऊपर, अपने मेहनत के बलबूते के ऊपर जाने की कोशिश करें, बजाय इसके कि कोई सीनियर आपको कहे कि मैं आपको रातों रात एंकर बना दूंगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। यहाँ पर एक पूरा निज़ाम है, पूरा मैकेनिज़्म है, उसी को फॉलो करते हुए आप कुछ भी कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल मुनीर आपका, और अच्छा लगा जान के। और ख़ास तौर पे जो आजकल की सहाफ़त, जिस तरह से सहाफ़त का मजाक उड़ाया जा रहा है, जिस तरह से सहाफ़त को लेके चला जा रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप नाजरीन को भी पता लगा कि सिर्फ एक एंकर नहीं बैठा हुआ होता, बल्कि पूरी एक टीम होती है जो पसे पर्दा काम कर रही होती है, लेके चल रही होती है। ख़तरात होते हैं उनकी ज़िंदगी में, चैलेंजेस होते हैं, उसके बावजूद उनकी कोशिश होती है कि पॉजिटिव चीज़ें
लेके आई जाएं। और जो नेगेटिव काम कर रहे हैं वो खुद ही अपनी जो है वो कारमा जिसे कहते हैं वो भुगतते हैं। लेकिन ये बात है कि सहाफ़त जो है एक बहुत ही हसास फील्ड है। कोशिश करें कि आप सच बताएं, सच बोलें और पॉजिटिव रहें, और ख़ास तौर पे जो लिफाफा टाइप जो चीज़ें हैं उनसे दूर रहें और अपना काम करते रहें पॉजिटिव। अल्लाह ताला आपको तरक्की देगा। और मीडिया की लाइफ के साथ अपनी ज़िंदगी में और भी कोई हुनर रखें। तो इसी के साथ ही जो है ये प्रोग्राम मैं एंड करूँगी। अपने कमेंट ज़रूर मेंशन कीजिएगा, ख़ास तौर पे अगर आप मीडिया हाउसेस या फिर किसी मीडिया से रिलेटेड फील्ड से वाबस्ता हैं तो बताइएगा कि आपका अपना कोई एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।